तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स का संपूर्ण बुक के ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो पिछले 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल जो 3 साल से पूछे जा रहे हैं, उन न्यूमेरिकल को तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, एकदम रट के जाना चाहिए आपके एग्जाम में, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी देरी न लगे, मतलब समय उसमें ना वेस्ट हो, सोचने में फार्मूला कौन सा यूज करेंगे ये सब सोचने में टाइम ना वेस्ट हो, आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ऐसे न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सॉल्व कीजिए। इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप यकीन ना हो तो जाकर के देखिए, और जितने क्वेश्चंस लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 2 है आज, और इसमें का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आप अनसॉल्व भी उठा लीजिए, वहां देख लीजिए जो मैम बता रही है 3 साल में पूछा हुआ है या फिर नहीं पूछा हुआ। आप एग्जाम में आप अनसॉल्व में देख सकते हैं, फिर मॉडल पेपर उठा लीजिए, वहां से देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो को पोस्ट करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर अगर नहीं आ रहे सोल्यूशन उसके बाद में देखिए। अगर बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये भी है कि मैम 1 शॉट लेकर के आइए केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज। हम बहुत जल्द आपका चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का 1 शॉट भी कंप्लीट करवा देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना है कि मैम 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको कराइए। तो धैर्य रखिए, बहुत ही जल्द हम 1 शॉट यानी कि लॉन्ग वीडियो आपको लेकर के आएंगे। और लॉन्ग वीडियो में आपकी जितनी भी डिमांड है, जो भी आप कह रहे हैं कि 1 शॉट लेकर आइए केमिस्ट्री का, या फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो 3 नंबर 4 नंबर पूछ रहे थे, वो सभी हम कराएंगे। आप परेशान नहीं हो, अभी हमारे पास टाइम है, घबराइए नहीं। और आपका अनसॉल्व हम दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे सॉल्व कराना, तभी हमारे पास टाइम है। हम आपको 1 शॉर्ट क्लासेस दे करके आपको हम कंप्लीट करा देंगे, बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराएंगे। परेशान ना होइए, बस आपका सपोर्ट यही होना चाहिए कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, तो आपके लिए हम और बेहतर करें। ठीक है, आपकी जो भी डिमांड है वो सारी डिमांड्स हम आपकी पूरी करें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आप जरूर देखें, पार्ट 2 भी आप पूरा अंत तक सारे क्वेश्चंस को देखें। अब देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन भी हुआ है क्वेश्चन कितने ईयर में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन है ये कितने ईयर 2023 में, 22 में और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। सवाल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले 3 साल में पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन रिपीट होने की वैल्यू सहित बहुत संभावना है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सवाल में उत्तल लेंस व अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको दी गई है, यानी कि हमको पहले लिखना है क्या, दिया है। क्या लिखेंगे आप, दिया है। और दिया है में क्या क्या दिया है आपको, F1 दिया है। F1 क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और आपको F2 दिया है, और F2 कितना दिया है आपको, 50 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में इतना गिवन है, आप पहले आपका काम होना चाहिए क्वेश्चन में दिया है लिखना। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल बोल रहा है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो तो प्लस में ही होती है, और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है, माइनस में होती है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है। और ये किसकी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की। ये आप याद रखे जाएंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। अब आपको दोनों जो क्या है, दोनों लेंस है वो संपर्क में रखे हैं। तो संपर्क में रखे फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, संपर्क में अगर 2 लेंस रखे हुए हैं तो आप पढ़े होंगे फोकस दूरी का सूत्र। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का जो सूत्र आप पढ़े हैं वो पढ़े हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2 पढ़े हैं। ये जब 2 लेंस संपर्क में पास पास रखे होंगे तो वो सूत्र होता है लेंस के
फोकस दूरी का सूत्र होता है। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/f कितना है 10 और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो दोनों को एलसीएम कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 50 एलसीएम आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा 50 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका 5। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 50 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे और डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/, एक सेकंड यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक जो काट दीजिए, 1/f इक्वल टू यहाँ कितना बचा 4, क्या बचा 4 में कितना 50 बचा। ठीक है, 4 में कितना बचा, यहाँ पे 50 बचा। ठीक है, तो यहाँ से हमको फाइनली मिल जाएगा जो आपका आएगा वो आएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ से आप इसको या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 4/50 है तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/4 हो जाएगा। ये हमको क्या मिला, f की वैल्यू मिल गई। किसके, f की वैल्यू मिल गई। तो उसके बाद में उसके आगे सवाल बोल रहा है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। क्या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको u भी दिया है, वस्तु की दूरी, क्या वस्तु की दूरी क्या दिया है, u का मान। और हम जानते हैं वस्तु की दूरी u की वैल्यू हम किस में लेते हैं, सदैव माइनस में लेते हैं। वो भी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। आई बात समझ में, ये हमको दिया गया है। अब हम ये भी हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, हमसे v का मान पूछा है। हम जानते हैं सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये जानते हैं। हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, ये पूछा, इसको हम इधर भेज देंगे। जब ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 1/v इक्वल टू 1/f और प्लस में क्या 1/u, ये मिलेगा। इतनी बात ठीक है। ये किस में है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो इसमें जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ हम सारी वैल्यू रख देते हैं, हमको v का मान चाहिए। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितना हम लोग लेकर के आए हैं 50 में कितना, सॉरी 50 में 4 कितना 50 में क्या 4 लेके आए हैं। ठीक है, और प्लस में, और यहाँ पे 1/u की वैल्यू हम किस में रखेंगे, माइनस में। कितना है 25 दिया है, कितना दिया है u की वैल्यू कितना है माइनस का 25। ठीक है, ये अब ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। 1/v इक्वल टू हमको मिला गया यहाँ से 4/50 मिलेगा। कितना मिलेगा 4/50 और माइनस 1/25 ये मिलेगा। ठीक है, बस अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना और अपने आंसर पे पहुंच जाना है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, हमको मिलेगा 1/v इक्वल टू 50 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 50 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ से वो क्या मिलेगा 4 माइनस का 2, क्या मिलेगा 50 एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कराओगे आप तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 मिलेगा। तो 1/v इक्वल टू, अगर आप एलसीएम लेने नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2/50, कितना 2/50 आ जाएगा, 2/50। इसको आप कैंसिल करोगे कितना आएगा 25। 1/v इक्वल टू 1/25, तो फाइनली v इक्वल टू कितना मिलेगा 25 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये सवाल आपका पूछा हुआ कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछा हुआ है। कितना 3 नंबर का ये सवाल आपका पूछा हुआ है। सवाल क्या है इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वैल्यू चेंज करते हैं, हो सकता है वैल्यू चेंज करते हैं, बाकी अगर 3 साल में पूछा हुआ सवाल है ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको गिवन है, दिया गया है सवाल में, ध्यान समझिए। सवाल है यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सवाल 4 साल में पूछा हुआ है, यानी कि 2023 में, 20 में, 19 में और 18 में।
कितने ईयर में ये सवाल पूछा हुआ है? आपका सवाल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का सवाल है, लेकिन सवाल क्या है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर आपको करना क्या है। सवाल में आपको दिया है यदि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म के कोण को हम किससे लिखते हैं? सॉल्यूशन आप लिखेंगे, और प्रिज्म के कोण को हम लिखते हैं किससे? प्रिज्म के कोण को हम ए से लिखते हैं। किसको? प्रिज्म का कोण। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म सॉरी प्रिज्म का कोण जो है वो किसके बराबर है? न्यूनतम विचलन कोण। किसके? न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। प्रिज्म को कोण को हम ए से लिखते हैं और न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से लिखते हैं। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हमको क्या बताना है? पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। प्रिज्म का जो सूत्र होता है, क्या? प्रिज्म का सूत्र, प्रिज्म के सूत्र से तो प्रिज्म का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है n इक्वल टू या फिर म्यू इक्वल टू अपवर्तनांक बराबर होता है साइन, क्या होता है? साइन ए प्लस लेमडा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये किसका सूत्र होता है? ये प्रिज्म का सूत्र होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर एक स्थान पे भी हम क्या रखते हैं? लेमडा एम रखते हैं, यानी कि प्रिज्म का जो कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। एक स्थान पे भी हम क्या रखते हैं? डेल्टा एम रखते हैं, या फिर डेल्टा एम के स्थान पे आप ए रख सकते हैं। तो आइए देखिए, ध्यान समझिए। यहाँ से हो जाएगा क्या? एन इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा साइन, और यहाँ पर ए तो है ही है, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के स्थान पे भी हम क्या रख देंगे? ए रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बटे में क्या? 2 है, और पूरे का बटा क्या है? साइन ए बाई 2 है। क्या है? साइन ए बाई 2 है। यहाँ पर क्या हुआ? साइन 2 अपान 2 क्या हुआ? साइन, यहाँ पर 2a अपान में क्या बना? 2 बना, और बटे में क्या? साइन ए बाई 2 तो है ही है, ठीक है? ए बाई 2 तो है ही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बना? साइन ए बाई 2। क्या बचा? साइन, सही, साइन ए ऊपर बचा है, और नीचे क्या बचा है? यहाँ पर साइन ए ऊपर बचा है, और नीचे क्या बचा है? साइन ए बाई 2 बचा है, ठीक है? ये, और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है यहाँ हम लिख रहे हैं किनारे, यहाँ साइन ए का जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 ये होता है। तो ये साइन ए के स्थान पे हम ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। साइन ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और बटे में क्या है पूरे का? साइन ए बाई 2 तो पहले से ही है, ठीक है? साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 कॉस ए बाई 2 आएगा। क्या आएगा? 2 कॉस ए बाई 2। यहीं पर हम कहीं किनारे पर लिख देते हैं। इसको हम रेज करते हैं, इसको हम रेज करने के बाद यहाँ हम लिख देते हैं। फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है? फाइनली जो आंसर आएगा अपवर्तनांक n इक्वल टू वो आएगा कितना? 2 कॉस ए बाई 2। ये हमारा क्या आएगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आएगा। ये आज का जो दूसरा सवाल है वो भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे सवाल देखिए, अगर नंबरिंग सही ना हो तो आप नंबरिंग सही कर लेंगे। क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में हमको मान ज्ञात करना है, और मान किसका किसका ज्ञात करना है? पहले पॉइंट में हमको धारितीय प्रतिघात ज्ञात करना है, और अगले पॉइंट में हमको यहाँ पे फाइंड करना है प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करना है, प्रेरकीय प्रतिघात। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ध्यान समझिए, उसके बाद हमें फाइंड करना है प्रेरकीय प्रतिघात।
परिपथ की प्रतिबाधा, उसके बाद में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, परिपथ में धारा का शिखर मान। ये जो सवाल है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 साल में पूछा हुआ सवाल है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट उतना। भले आप अगर अभी तक ये मान लीजिए चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत आसान है, हम समझा दें आप तुरंत कर लेंगे। ध्यान समझिए, जो एन होता है वो क्या होता है आपका? ये होता है आपका यहाँ से प्रेरकत्व। प्रेरकत्व तो आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? तो प्रेरकत्व आपको दिया है L इज इक्वल टू कितना? 10 हेनरी। कितना दिया है? 10 हेनरी। फिर हमको ये क्या दिया है? ये किसका सिंबल होता है? ये सिंबल होता है धारिता का। किसका सिंबल होता है? धारिता का। धारिता को हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। और C बराबर कितना दिया हमको? 20 माइक्रोफैराड। क्या दिया है? 20 माइक्रोफैराड। हम सभी को पता है माइक्रोफैराड को हमको फैराड में कन्वर्ट करना होता है। तो माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे फैराड में आ जाएगा। क्योंकि 10⁻�6 क्या होता है? 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? 10⁻6 फैराड होता है। उसके बाद हमको दिया है यहाँ पे आर का मान। आर ये क्या है? प्रतिरोध। सबको सभी को पता है क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध हमको कितना दिया है? 500 ओम। कितना दिया है? 500 ओम दिया है। और यहाँ पर ये जो हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसकी हम तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना हम करते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से करते हैं। किससे करते हैं? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से करते हैं। यहाँ पर V नॉट क्या है? V नॉट भी हमको इसका मतलब दिया है। तो V नॉट हमको क्या दिया है? ध्यान समझिए, यहाँ से हमको क्या दिया है? V नॉट। V नॉट हमको कितना दिया? देखिए, इससे अगर इसको तुलना करेंगे हमको किसका मान मिल जाएगा? यहाँ से V नॉट का मान मिल जाएगा। तो V नॉट बराबर कितना दिया हमको? 200 दिया है। फिर इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो हमको ओमेगा की वैल्यू दिया है। तो ओमेगा बराबर हमको कितना मिल जाएगा? हमको यहाँ से मिल जाएगा 100। कितना मिल जाएगा? 100। तो ये हमको इतना कुछ सवाल में गिवन है। पहले पॉइंट में पूछा है धारितीय प्रतिघात। पहले पॉइंट में क्या पूछा है? हमको निकालना क्या है? धारितीय, क्या निकालना है? धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात हमको धारितीय प्रतिघात निकालना है। धारितीय प्रतिघात का जो फार्मूला होता है वो होता है, धारितीय प्रतिघात को हम XC से लिखते हैं। तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। क्या होता है? XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ये फार्मूला होता है। बहुत आसान लग रहा होगा आपको सवाल, भले 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं, सवाल अच्छे से आप कर लेंगे। तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो XC बराबर यहाँ से लिखेंगे आप, तो 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। और C की वैल्यू कितनी है? देखिए C की वैल्यू कितनी है? 20 × 10⁻⁶ कितना है? 20 × 10⁻⁻ का क्या है? 6 है। तो आप इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली XC की वैल्यू मिल जाएगी कितना? 500 ओम मिल जाएगी। मात्रा क्या होता है प्रतिघात का? 500। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वही क्या हो जाएगा? 500 ओम हो जाएगा। तो ये हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ, आप आंसर उठाइए और देखिए हर एक सेट में ऐसे जो आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है वो 5 नंबर के मिल रहे हैं, और जो कि है क्या, बहुत ज्यादा आसान है। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं अथवा वाले में, डेरिवेशन पे आप ध्यान देते हैं। जबकि जो डेरिवेशन होता है उसको आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम आपको ले जाएगा क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल हल कर लेंगे तो आसानी होगी। आप सवाल उठाइए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे हुए हैं। तो आपको आसान भी लग रहा होगा कि हम भले अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर जो लोग पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको लग रहा होगा कि सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर दिए। फिर हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात हम निकालेंगे। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रेरकीय प्रतिघात। हमको क्या फाइंड करना है? प्रेरकीय प्रतिघात। दूसरा पॉइंट बनाएंगे आप सॉल्यूशन में, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे निकालना है प्रेरकीय, सॉरी प्रेरकीय प्रतिघात।
प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात ध्यान समझिए, यहाँ क्या प्रेरकत्व, तो अभी हम क्या बताए थे, एल को हम कैसे लिखते हैं, प्रेरकत्व से। क्या है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात को हम XL से डिनोट करते हैं। तो XL बराबर होता है यहाँ से ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा एल। ध्यान समझिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, पॉइंट है, बस आपको क्या करना है, सब पे वैल्यू रख देनी है, सूत्र पता होना चाहिए, सब पे वैल्यू रख देना है, आपको आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू अभी अभी हम देखे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू अभी जब इसका ये देखो, ये देखिए ओमेगा वैल्यू कितनी है, 100 है, कितनी है 100 है। तो ओमेगा का स्थान में हम कितना रख देंगे, 100 रख देंगे, ठीक है। इनटू में एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू देखिए कितनी है, 10 हेनरी है, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, मल्टीप्लाई में 10, कितना आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट निकल गया, सॉरी दूसरा पॉइंट है ना। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, तीसरे पॉइंट में हमको निकालना है यहाँ से क्या, तीसरा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, परिपथ की प्रतिबाधा क्या निकालनी है, परिपथ की प्रतिबाधा। यहाँ पर आप लिखेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो परिपथ की प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो होता है Z इक्वल टू होता है रूट ऑफ R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, क्या होता है XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला था, परिपथ की प्रतिबाधा का। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी सवाल आप हल कर लेंगे। तो Z इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, तो R की वैल्यू हम लोगों को पता है, R कितना है 500 ओम है, कितना है 500 ओम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 500 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस XC कितना है, अभी अभी हम लोग निकाले भी थे शायद XC, तो यहाँ से हम लोग अभी निकाले थे XC का मान, ये देखिए ये XC का मान भी कितना है 500 है, कितना है 500 है। तो यहाँ पे हम कितना लग 500 और माइनस XL का मान अभी अभी निकाले थे, XL का मान कितना है यहाँ पे 1000 है, कितना है 1000 का होल स्क्वायर है, ये इतना है, ठीक है। सबकी वैल्यू हमको पता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Z इक्वल टू फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। 500 और √2 इसका आंसर आएगा, इसका Z का मान आएगा, किसका मान आएगा Z का मान आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से बजे थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया था। अब हमको निकालना है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या निकालना है, ध्यान से बजे फोर्थ पॉइंट में निकालना है धारा और वोल्टता के बीच कालांतर। क्या निकालना है, धारा और वोल्टता के बीच, क्या वोल्टता के बीच कलांतर फाइंड करना है, ठीक है। धारा और वोल्टता के बीच कलांतर फाइंड करना है। तो धारा और वोल्टता के बीच का जो कलांतर होता है वो होता है tan phi इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपान में आर, क्या होता है ओमेगा एल अपान में आर। सभी बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सभी आपको फार्मूले पता होना चाहिए, आप सवाल आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर धारा और वोल्टता के बीच का फार्मूला ये होता है, सूत्र ये होता है कलांतर का। और यहाँ सबको क्या निकालना है, यहाँ सबको फाइंड करना है tan phi का मान, नहीं फाई का मान, कलांतर को फाई से लिखते हैं, फाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो ओमेगा एल का मान अभी भी निकाले हो, कितना होता है 1000 होता है, कितना होता है 1000 हमको पता है। ओमेगा का मान निकाले हैं, आर का मान अभी अभी हम लोग लिखे थे, आर का मान कितना है 500 है, कितना है 500 है। हमको पता है ये कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो tan phi इक्वल टू 2, यानी कि phi इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ से हमको इसका मान कलांतर का मान आ जाएगा, किसके धारा और वोल्टता के बीच कलांतर का हमको वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट में हमको क्या निकालना है, लास्ट पॉइंट में आप देखिए परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना है। क्या निकालना है, परिपथ में धारा का शिखर मान। तो यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट डालते हैं और फोर्थ पॉइंट निकालते हैं, क्या फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट डालते हैं क्या, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान का जो फार्मूला होता है वो होता है I नॉट इक्वल टू, यहाँ समझिए क्या होता है, I नॉट इक्वल टू V नॉट अपान में क्या होता है, यहाँ से V नॉट अपान में Z होता है, क्या होता है V नॉट अपान Z होता है। तो V नॉट इक्वेशन में देखिए अभी हम तुलना किए थे, तो V नॉट कितना है
200 है। कितना है? V नॉट हमारा है 200 बटे में Z अभी भी हम लोग निकाले हैं, Z कितना है? ये इतना है, कितना? 500 और √2 आया है। कितना? 500 √2 किसकी वैल्यू है? Z की वैल्यू है। बस अब यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 0.2828। ये आपका आंसर, वो भी मात्रा क्या हो जाएगा? धारा का एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका फाइनल फार्मूला, हमारा सूत्र जो है वो रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या करेंगे? आज अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर इसी प्रकार से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो आज का अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 साल से 2024 और 23 2 साल से सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो सवाल है 9i तथा 4i के दो तरंगों की परिणामित तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे, पहला पॉइंट, कला संबद्ध तथा दूसरा पॉइंट कला असंबद्ध हो। ये जो क्वेश्चन है जो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 साल से आपका सवाल पूछा रहा है, बहुत आसान भी है। तो ध्यान समझिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हमको 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमको क्या दिया गया है? तीव्रताएं दिया गया है, यानी कि I1 हम मान लेते हैं 9i दिया है, और I2 हम मान लेते हैं कितना दिया हमको? 4i दिया है। ठीक है, क्या ये हमको क्वेश्चन में गिवन है? क्या क्वेश्चन में गिवन है? ठीक है, ये क्वेश्चन व्यतिकरण चैप्टर का है, और यहाँ से हमको व्यतिकरण का जो तीव्रता का सूत्र होता है, क्या? व्यतिकरण की तीव्रता का सूत्र, ठीक है, वही परिणामित तीव्रता। क्या होता है? परिणामित तीव्रता। तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं कि I = होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1, और यहाँ पर क्या? I2 और 2I1 I2 वो भी किसमें? रूट में। ये सूत्र होता है कि इसका परिणामित तीव्रता का फार्मूला होता है। और यहाँ पर क्या होता है? cos फाई होता है, लेकिन cos फाई हम नहीं लेंगे जब बात हो रही होगी इसकी कला संबंध स्रोत की, और कला असंबद्ध स्रोत को में हम दूसरा कुछ बताएंगे। कंडीशन आप ये जानिए, यहाँ पर cos फाई नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि cos की अधिकतम वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। अधिकतम वैल्यू cos 0 ले लिया, यानी कि 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ से हम रख देते हैं सारी वैल्यू। तो I = I1 की वैल्यू कितनी है? 9i है, और पहली कंडीशन भी आप लिख दीजिएगा। ये तो सूत्र होता है, पहली कंडीशन आप लिख दीजिएगा। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? पहली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं कला संबद्ध स्रोत के लिए। ठीक है, स्रोत के लिए, ठीक है, कला संबद्ध स्रोत के लिए। कला संबद्ध के स्रोत के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जांच कर देंगे हम। I = I1 की वैल्यू रखेंगे हम, कितना है? I1 की वैल्यू 9i है। कितना है? 9i है। प्लस में I2 की वैल्यू कितनी है? 4i है। क्या है? 4i। ठीक है, 4i, और प्लस में 2√I1 कितना है? 9i, और इनटू में क्या हो जाएगा? I2 की वैल्यू 4i। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या कर लेते हैं? इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I = हमको यहाँ से मिलेगा 9 और 4 13i हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 तो वैसे लिख देते हैं, और 9 4 जा 36, कितना? 36i² हो जाएगा। तो यहाँ से I = हम लाएंगे 13i, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और I² रूट से बाहर निकलेगा तो I हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा I = 13i, और प्लस में कितना? 12i मिलेगा। यानी जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा? इसको हम I डैश मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी I है, LHS के उधर भी, RHS में भी, इसलिए हम इसको I डैश मान लेते हैं। I डैश बराबर हमको क्या मिलेगा यहाँ से? फाइनली 25i हमको परिणामित तीव्रता मिलेगी। कब? जब स्रोत कैसा होगा? कला संबद्ध स्रोत होगा। अगर कला असंबद्ध स्रोत पूछे, दूसरा पॉइंट क्या है? कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध
कला असंबद्ध स्रोत के लिए, ठीक है, स्रोत के लिए। तो क्या करना, फाइनली आपको कुछ नहीं करना है। असंबंध में कला असंबद्ध स्रोत को हम आई डबल डैश मान लेते हैं। आई डबल डैश में आपको फाइनली कुछ नहीं करना है, आपको I1 और I2 को ऐड कर देना है। क्या, I1 और I2 को ऐड कर देना है। तो आई डबल डैश आपको मिल जाएगा, आई डबल डैश हो जाएगा कितना, I1 कितना हो जाएगा, 9 कितना है 9i और प्लस में कितना है 4i है, यानी कि दोनों को फाइनली आंसर कितना आएगा यहाँ पे 13i हमारा आंसर हो जाएगा। कब, जब कला असंबद्ध स्रोत होगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। आप आंसर उठा के देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन 2 ईयर में लगातार पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरे बुक का जो बहुत ज्यादा बार न्यूमेरिकल रिपीट है, उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। रिपीटेड न्यूमेरिकल जो कम से कम 2 से 3 से 4 बार पूछे हुए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। पूरी बुक का हम ढूंढ ढूंढ करके आपको सॉल्व करा देंगे, कंफर्म है। एक पार्ट और जाएगा इसका, उसमें वो लॉन्ग वीडियो होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एंजॉय कीजिए। क्लास आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट भी किया करिए, जैसे हमको लगे कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, बाद में मैं बोल रही हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो क्लास और बेहतरीन और भी मोटिवेशन के साथ बनाने का मन करता है। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।